नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, इस विषय में पहले भी कुछ एपिसोडों के माध्यम से शुरुआती में ये बताया गया है कि कुछ लोगों का यह उनका पर्यवेक्षण रहा है, ऑब्जर्वेशन रहा है, या लोग कहते रहे कि साहब हर एक एपिसोड के शुरू में जो ये बार बार कहते हैं, यह जो एक मोनोटोनस एक ही तरह का और एक ही रस का बार बार जो कहा जाता है, तो ये यानी बिल्कुल नीरस या बेरस और उबाऊ हो जाता है, कोई इसका मतलब होता नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी बताया है और अभी फिर बता रहा है कि जब भी आप कोई पुस्तक आप खोलते हैं तो एक प्रस्तावना मिलता है या दो शब्द मिलता है, या अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रीफेस, या एक शुरुआती इंग्लिश में कहा जाएगा वो इंट्रोडक्टरी। ये जो इंट्रोडक्टरी कह लीजिए या प्रस्तावना जो भी कह लीजिए, इस रूप में जो कहा जाता है, यह पूरे कथन का या पूरे अभियान का यही सार है, यही तत्व है, यही जो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ और यही उसका सम एंड सब्सटेंस है, यही सार है। और हमारे भारतीय भाई बहन यदि पूरी चीज समझ न पाए तो कम से कम इतना ही सार समझ लें और उसी को आत्मसात करके अपने व्यवहार मिला दें, तब भी बहुत कल्याण हो जाएगा। और इसके अलावा वो इस बात का स्मरण कराता है कि हमारे भारतीय आचरण में किस तत्व की आवश्यकता है और किस तत्व की आवश्यकता है और किस तत्व के पवित्रता की आवश्यकता है। ये बार बार जो है वो स्मरण कराता है। ये उसी तरह से है जैसे कि हमारे देश के, हमारे इस महान राष्ट्र के जो भी जितने भी हमारे देशवासी हैं या भारतीय नागरिक हैं या अपने भारतीय भाई बहन हैं, वो ईश्वरीय जो शक्तियां हैं उनका किसी न किसी रूप में वो स्मरण करते हैं। सुबह उठते ही राम राम या जय शंकर और माता दुर्गा का भी स्मरण करते हैं और प्रभु विष्णु जी का भी स्मरण करते हैं और जब भी और हमारे अल्लाह का भी करते हैं, खुदा का भी करते हैं।
गॉड का भी करते हैं, वाहेगुरु का भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? कोई कोई इस तरह से पूछा जाए कि आप जो है वही चीज बार बार राम राम, कृष्ण कृष्ण, भोले शंकर, जय शंकर, और विष्णु जी की आराधना, माता दुर्गा की आराधना क्यों बार बार किया जाता है? बार बार अल्लाह, बार बार खुदा, बार बार गॉड, बार बार वाहेगुरु की बात क्यों कही जाती है? क्या वो उबाऊ नहीं होती है? क्या वो बेरस नहीं होती है? क्या वो जो है वो नीरस नहीं होती है, बेजान नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें हमारी एक मान्यता छुपी हुई है कि इससे हमारे विचारों में और हमारे सोचने में और उसके बाद हमारे बर्ताव और आचरण में एक पाकपन आएगा, एक पवित्रता आएगी। ये अपनी मान्यता है। तो उसी प्रकार हमारे भारतीय आचरण और व्यवहार में, अपने व्यवहार में, भारतीय आचरण एवं व्यवहार में उस बर्ताव में पवित्रता और पाकपन लाने के लिए इस तरह का जो शुरुआती जो करीब 1.5 मिनट का होता है, उसका बार बार स्मरण कराया जाता है, और कराना उसी प्रकार आवश्यक और अनिवार्य है। तो उसको इसी रूप में समझ लीजिए। तो जब इसी रूप में आप समझेंगे तो वह हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के लिए वह उतना ही प्रेरणादायक प्रतीत होगा, उतना ही वो आकर्षक प्रतीत होगा, और उसी रूप में वो ग्राह्य भी प्रतीत होगा। तो कभी भी वो वाऊ नहीं लगेगा, कभी भी वो मोनोटोनस नहीं लगेगा, कभी भी बेजान और बेरस नहीं लगेगा, बल्कि वो एक आकर्षक लगेगा और अपनाने जैसा लगेगा। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने अभी कहा है, तो जैसा कि अभी भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा है कि जैसे हमारे ये ईश्वरीय शक्तियों का स्मरण जो है वो अपने लिए उबाऊ और बेरस नहीं लगता, बल्कि एक ईश्वरीय आनंद देता है, माने स्पिरिचुअल ब्लिस देता है। उसी प्रकार यह भी आपको जो भारतीय वातावरण के लिए जो बातें ये कही जाती हैं, वो भी आपको एक नेचुरल या भारतीय ब्लिस आपको देगा, आनंद देगा आपको उबाऊ नहीं दिखेगा, बशर्ते हम उसको इसी रूप में समझें। और वैसे तो ये भारतीयता की बात इसलिए भी आवश्यक है कि हमारा देश जो है विभिन्न रूपों में बिखराव से जूझ रहा है, विभिन्न रूपों में अनावश्यक तनाव, अनावश्यक नफरत से जूझ रहा है। और इसमें भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता इत्यादि, और भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत की इस मुल्क को ये मुल्क जो है जिस दौर से गुजर रहा है, उसकी सख्त आवश्यकता है। और ये भी हमारे भारतीय भाई बहनों को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि दुर्भाग्यवश हमारा देश को माने आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, और अभी भी हमारे इस भारतीय समाज के कुछ तबके हैं और जो कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि उनको सम्मान चाहिए, उनको बराबरी
बराबरी का उनको सम्मान और आदर चाहिए। और कुछ तबके ऐसे हैं, खास करके हमारे इसी भारतीय समाज के, जो कि वो दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं। भारतीय जनता दल हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अल्पसंख्यक नहीं मानता है, कहता है कि हमारे ये दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं और इनको कुछ कट्टरवादी तत्व, असामाजिक तत्व अपमानजनक शब्दों से, कभी कभी सार्वजनिक रूप से, कभी वो अपरोक्ष रूप से आड़ में, यानी व्यक्तिगत बातों में वो इनको संबोधित करते रहते हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका जिक्र भी यानी कई बार किया गया है कि वो लोग जो है हमारे जो दूसरे बड़े बहुसंख्यक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, उसको कभी मियाँ, कभी कटुआ, कभी पंचरपुत्र, जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देश का दुश्मन इत्यादि शब्दों से अपमानित करने की जो है वो कुछ दुष्चेष्टा या कुचेष्टा करते रहते हैं, जो कि किसी भी संजीद भारतीय भाई बहन के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस तरह की तमाम ऐसे मैंने बातें हैं कई रूपों में, जिसमें कि ये भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत की इस मुल्क को और इस मुल्क के भारतीय समाज को अति आवश्यकता है और अनिवार्यता है। उसी का एहसास कराने के लिए भारतीय जनता दल इस तरह के वीडियोस जारी कर रहा है, ताकि इसकी गंभीरता को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन इसको समझे और पूरे देश में जो है वो भारतीयता आधारित जो है आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव स्थापित करने की इस भारतीय अवाम ताकत दल के मुहिम में जो है वो अधिक से अधिक लोग शामिल हों। और उसमें ऐसा करने के लिए जो प्रथम इसमें आवश्यकता है कि वो अपने को भारतीय माने, सिर्फ भारतीय माने, और सारी जो है कृत्रिम या आर्टिफिशियल पहचान को छोड़ें। इसके लिए बहुत आवश्यक है। यदि भारत राष्ट्र को कायम रहना है, यदि भारत राष्ट्र को महफूज और मजबूत रखना है, तो हर एक जो है देशवासी को जो राष्ट्र के हिसाब से जो उसकी पहचान है और जिसको बार बार संविधान ने भी वो चेताया है। हमारे उन अमर शहीद देशभक्त क्रांतिकारी वीरों ने भी कहा है कि हम और हमारा वजूद इस देश में सिर्फ इस बात के लिए कि हम सभी भारतीय हैं। तभी तो आप पहचान पाएंगे कि जो ये राजनीतिक दल जिसे आप कहते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि ये राजनीतिक दल नहीं है, ये हमारे भारतीय समाज को विखंडित करने वाली, भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में है। इस रूप में आप समझ जाएंगे। चूंकि इस तरह की समझ का अभी भी बहुत अभाव है और इन विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनके विखंडन का हम शिकार होकर के और शिकार होने के बाद हम एक मानसिक रूप से गुलाम होकर के और इनके
विखंडन के शिकार होने में इनकी साजिश को, कौन सी साजिश? कि ये हमसे आपसे जो मताधिकार हमारा है, जो हमारा बहुत बड़ा एक हथियार है, अमोघ अस्त्र है, उसको ये छीन ले जाते हैं। यही सारी समस्याओं की जड़ है। ये जो राजनीतिक ये जो माने भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनका इलाज न तो हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और जो चुनाव आयोग के पास है, इसका इलाज सिर्फ हमारी जो आवाम है, हमारी जो भारतीय आवाम है, वह उसी के पास इसका पक्का और मुकम्मल इलाज है इसके पास। लेकिन दुखड़ा इस बात का है कि वह इनके द्वारा फैलाए गए जो इनको मानसिक गुलाम बनाने का जो हथकंडा इन सबों ने अपनाया हुआ है, उसी के हमारी जो भारतीय आवाम शिकार बनी हुई है। सारे दुखड़े का केंद्र यही है। जब तक हम इनके जो हथकंडों का शिकार बनने के जाल से, उस दलदल से अपने को बाहर नहीं कर लेते हैं और अपने को मानसिक रूप से आजाद नहीं कर लेते हैं, तब तक इन भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को का इलाज करने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि हम सभी भारतीय भाई बहनों को जातिवाद के दलदल से बाहर निकलना होगा। संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के दलदल से निकलना होगा। भाषावाद के दलदल से निकलना होगा। और भाषा आधारित जो प्रांत बने हुए हैं तो उस प्रांतवाद से भी बाहर निकलना होगा। और इस प्रकार से और भी दलदल हैं, क्षेत्रवाद का भी है, समूहवाद का भी है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद का भी है। इस सारे दलदलों से जब तक हम अपने को बाहर नहीं करेंगे, हम मानसिक गुलामी के दलदल से भी बाहर नहीं हो पाएंगे। इसी कमजोरी का फायदा ये भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी, जो कि भारत में विखंडन, भारतीय समाज में विखंडन पैदा करके ये हमको जो मानसिक गुलाम बना करके हमसे वोट जो है छीन ले जाते हैं, ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। आपने देखा होगा कि खास करके पंचायत के चुनाव में और चुनाव जीतने के लिए, प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए तमाम वो यानी मांस जो है वो पकाए जाने के का पूरा अंबार लगा रहता है, शराब की बोतलों का अंबार लगा रहता है। वो क्या दिखाता है कि हम अपने अमोघ अस्त्र जो मताधिकार है उसको उस बाजार में बेचने के लिए तैयार है। हम अपने उस विवेक को, अपने उस विचार को बेचने के लिए तैयार है। बताइए, अब इस तरह का विचार जो है, इस तरह के विचार से हमारा समाज, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? और ये सब जो है जो ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, जो कि इस समाज में विखंडन, तनाव और यहाँ तक कि नफरत इत्यादि फैला करके ही हमसे आपसे वोट छीन ले जाते हैं। अब एक आदत और डाल रहे हैं सब, आपको मुफ्तखोरी का, कि मुफ्त में पानी ले लीजिए, मुफ्त में बिजली ले लीजिए और वोट उनको करिए। और ये बहुत एक घातक प्रवृत्ति और उसका परिणाम
जो कि हमारे देश के जो माने शत्रु, हमारे देश के शत्रु, जैसे जिसका संबंध जिसका संबंध खालिस्तानियों के साथ, खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ पाया जाता है, तब भी हम इसी मुफ्तखोरी के मानसिकता के गुलाम बन करके खालिस्तानी आतंकवादी से संबंध रखने वाले जो है वो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता सौंपते हैं। और यही गलती दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग भी जो है इसी मुफ्तखोरी वाली मानसिकता का शिकार होकर के उस शख्स को के हाथों में दिल्ली की सत्ता सौंपते हैं, जो कि इतना घोर मतलब इस देश विरोधी, भारत विरोधी नारा लगवाता है, खतरनाक, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका समर्थन करने वाले केजरीवाल को 3 बार भारी मतों से उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये हमारे देश का जो दुखड़ा है, जो समस्याएं हैं और जो मानसिक गुलामी का जो प्रतीक है, यह सबसे बड़ी समस्या है। और एक बार जब इन ताकतों को सत्ता मिल जाती है तो ये बेकाबू हो जाते हैं और वो दुखड़ा और तब बढ़ जाता है कि जब इनको संरक्षण देने वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो इनको संरक्षण देते हैं। मैं तो साफ कहता हूं और भारतीय अवाम ताकत दल भी स्पष्ट रूप से मानता है कि कोई भी अपराध अपने आप होता नहीं है जब तक कि उसको संरक्षण न मिले, और कोई भी सच्चे रूप में राष्ट्रवादी विचार कदापि ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो भले किसी भी तरह से उसको सत्ता मिल गई हो और जनता जो है, हमारे देश की जनता भ्रमित होकर के उसको सत्ता सौंपी हो और कितने भी प्रचंड बहुमत से आया हो, लेकिन यदि वो देश विरोधी, देश के लिए कलंक है और भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यदि उसका समर्थन करता है, उसको तुरंत बर्खास्त करने की आवश्यकता है। लेकिन दुखड़ा तो तब बढ़ जाता है कि जब अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले ये मोदी महोदय और बीजेपी के लोग जो है इतने घोर इतने घोर भारत विरोधी और देश के गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाले केजरीवाल को बर्खास्त नहीं करते। तो इस चीज का एहसास वो करना पड़ेगा। इन नकली राष्ट्रवादियों को भी पहचानना पड़ेगा। इन देश के दुश्मनों को, वो भले सत्ता में पहुंच गए हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। अपनी उस गलती पर पछतावा वो लाना पड़ेगा। और एक बात और इस संबंध में जोड़ना आवश्यक है कि आम आदमी पार्टी की इतनी देश विरोधी फितरत और चरित्र को जब भारतीय अवाम ताकत दल इस YouTube के संदेश के माध्यम से उजागर करता है, तो आम आदमी पार्टी अब चूंकि उसकी 2 जगह सत्ता हो गई, दिल्ली और पंजाब में, तो अब वो अहंकार और मंद से चूर है। वो तो अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास ये भेजती है और इस तर्क के साथ भेजती है कि YouTube वाले सर जो है वो GNPC या कांग्रेस का विरोध करें, बीजेपी का विरोध करें, वामपंथियों का विरोध करें, समाजवादी पार्टी का विरोध करें, TMC का विरोध करें, लेकिन हमको छोड़ दें। यह देश को भी जानना चाहिए और आम आदमी पार्टी को भी जानना चाहिए।
और हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए कि ये भारतीय आवाम ताकत दल हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, जो महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, क्रांतिकारी अमर शहीद रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, तो उन्हीं की प्रेरणा से और खास करके शहीद आजम भगत सिंह ने चेतावनी दी थी कि वो अपने प्राणों की आहुति दे करके सफ़ेद या गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन देश में काले अंग्रेज हैं जो उन्हीं से शिक्षा लेकर, उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर के गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं। उनको भगाने की जिम्मेदारी वो हम पर, आप पर या हमारे आगे आने वाली नस्लों पर वो छोड़ गए हैं। तो इन काले अंग्रेजों को समाप्त करना है, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। तो अपने शहीद आजम भगत सिंह के उसी पैगाम कि काले अंग्रेजों को समाप्त करना है, तो वो ये भारतीय जनता दल जितने भी हमारे भारतीय समाज में विखंडन करने वाली ताकतें हैं और भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका विनाश करना है। विनाश करके अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम और अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष को इनसे आज़ाद कराना है, इनसे निजात दिलानी है और महफूज करना है। तो ये आम आदमी पार्टी भी जो ये खतरनाक भारत विरोधी ताकत है, और इसके आम आदमी पार्टी के विषय में भी बताया गया है, और जो केजरीवाल का जो चरित्र है कि वो जो है कन्हैया कुमार, जो कि वो इतना खतरनाक नारा दिया सरेआम खुलेआम जेएनयू के प्रांगण से, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका इसने खुला समर्थन किया था। और इस केजरीवाल ने और भी गद्दारियां की हैं, बहुत खतरनाक किस्म की, जिसका वर्णन भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से किसी और एपिसोड में बताया हुआ है। तो फिर से आप सभी लोग सुन लीजिए कि जब ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, जो कि इसमें अभी तो इस आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी में थे, तो यही गद्दार केजरीवाल इन दो गद्दारों से, इन दो गद्दार कौन? गद्दार प्रशांत भूषण और गद्दार योगेंद्र यादव से एक भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया। और वो भारत विरोधी वक्तव्य जो है, पहले वो इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी वक्तव्य वो दे चुका था। वो भारत विरोधी वक्तव्य क्या था? वो भारत विरोधी वक्तव्य जो कि इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू ने जो दिया था, वो जम्मू कश्मीर पर था।
तो जम्मू कश्मीर पर उसने जो वक्तव्य दिया था कि उसने वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे, ये बोल के गया है। और इसी बात को हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान है, देखिए जब हम दुश्मन पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ की आवाम तो अपनी ही है, यानी कुछ सालों पहले इसी देश का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो है पश्चिमी देशों के प्रभाव में वहाँ की जो हुकूमत हो गई है, जो जिस तरह की वहाँ की हुकूमत और जिस तरह की वहाँ का राजनीतिक जो है वो परिदृश्य हो गया है, वो कट्टर जो है भारत विरोधी है। वहाँ की हुकूमत और वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य, बाकी आवाम तो अपनी है और उसको अच्छी तरह से जो है वो समझाया भी जा सकता है। तो जब दुश्मन पाकिस्तान की बात कही जाए तो आवाम नहीं बल्कि वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है और वहाँ की जो वो हुक्मरान है, वो भारत के दुश्मन हैं। तो हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान बार बार ये कहता है अपने देश को कि आप अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के वक्तव्य को याद करिए और उसको लागू करवाइए। तो यह यानी कश्मीर में जन्म संग्रह करा जाने की बात को याद दिलाता है हमारा दुश्मन पाकिस्तान। आज उसी दुश्मन पाकिस्तान की बात को ये गद्दार केजरीवाल 4-5 साल पहले, जबकि ये दोनों गद्दार योगेंद्र यादव और गद्दार प्रशांत भूषण से इसी तरह का वक्तव्य दिलवाया। तो ये दोनों गद्दार जो है योगेंद्र यादव और गद्दार प्रशांत भूषण ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। बताइए हमारा देश किस तरह से कश्मीर को संभाल रहा है। हमारी सेनाएं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अवाम किस तरह से अपनी जान दे रहे हैं कश्मीर को बचाने के लिए, और आतंकवादियों से भिड़ते हैं, अलगाववादियों से भी भिड़ते हैं, पत्थरबाजों से भी भिड़ते हैं। उसी वक्त जो है उस आग में ये गद्दार केजरीवाल अपने 2 गद्दारों से इस तरह का वक्तव्य दे करके वो घी डालता है। हमारे देश के लोग बिल्कुल इसको समझें कि कितना खतरनाक ये गद्दार है केजरीवाल। भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों, विशेष करके दिल्ली के और पंजाब के, जिन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा कलंक जो है थोपा है इस देश के ऊपर, कि इस गद्दार को इतने भारी मतों से, भारी बहुमत से जो है वो सत्ता सौंपी है। और उससे भी बड़ी गद्दारी ये मोदी महोदय कर रहे हैं कि इस गद्दार को बर्खास्त नहीं कर रहे। और सबसे पहले मोदी महोदय इनको बधाई भी देते हैं इस तरह की जो है कंट्राइव्ड विक्ट्री को, एक जो है कंट्राइव्ड विक्ट्री को एक जो है थोड़ी मरोड़ी हुई जीत को, जो कि हमारे देश के लोगों को यानी मुफ्तखोरी की एक गलत सोच डाल करके जो ये सत्ता छीन रहा है, देश का गद्दार, देश विरोधी ये आम आदमी पार्टी या उसका केजरीवाल या और लोग जो है, उसको मोदी महोदय जो है ये राष्ट्रवादी बनते हैं, उसको बर्खास्त नहीं करते। ये दुख रहा है देश का। तो आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल जो कि बिल्कुल इस देश का गद्दार है, और देखिए हमारे देश की सत्ता पर देश के गद्दार रहे हैं, देश के दुश्मन रहे हैं। अंग्रेज भी जो 100 साल तक थे वो भी जो है सत्ता पर रहे हैं। और एक बात और,
एक मानसिकता और काम करती है। अंग्रेजों की तुलना हमारे जो ऐतिहासिक विभूति हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, एक मानसिकता जो है वो अंग्रेजों से तुलना करती है, और वो अंग्रेजों से माने वो और अंग्रेजों को इनसे बेहतर मानती है, एक मानसिकता। तो हमारे देश में कितनी भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी यानी खतरनाक किस्म की इस तरह का दुष्प्रचार चल रहा है। अब जो कि ये विषय थोड़ा सा भटक न जाए, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना है। ये बार बार जो है भारतीय वाम ताकत दल चेता रहा है कि इस तरह का मानसिकता जो कि हमारी ऐतिहासिक विभूतियां हैं, और खासकर जो मुगल वंश है, मुगल डायनेस्टी है, उसके विषय में आक्रांता कहना बार बार जो है ये भारतीय वाम ताकत दल वो चेताया है। और सबों को नहीं भूलना चाहिए कि इसी मुगल वंश से अकबर को जो हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रति है, तो जिसमें हमारे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और भी जो इस देश की हस्तियां रही हैं, उनके साथ जो है अकबर की भी फोटो लगी है हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रति में। तो ये मान्यता तो है। तो ये जो है जो हमारे भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतें जो है विभिन्न रूप में, उन्हीं में से एक है जो कि हमारे जो ऐतिहासिक विभूति है, हमारे मुगल वंश, उसको आक्रांता बोलते हैं सर। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचे। देखिए, दुख इस बात का है ना कि इन देश को इन ताकतों से बचाने के लिए कोई माने कहीं से भी आवाज नहीं आती है। ये जितना भी एक तो मैंने हिंदू सनातन में जब से बीजेपी और आई है तब से इतना उन्माद भर दिया है कि हर वक्त कोई न कोई मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो बनता रहता है। तो एक तो उस मानसिकता को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से जो बौद्धिक वर्ग है और जो इतिहासकार हैं, जैसे कि वो इरफान हबीब है, और कोई इस्लाम करके है, या नूरुल इस्लाम जो भी है, वो सिर्फ आरएसएस और सावरकर के पीछे पड़े रहते हैं। वो कभी नहीं उन चिंताओं को एड्रेस करते हैं जो कि भारतीय वाम ताकत दल बराबर वो इस बात की वो चिंता करता है कि उस मानसिकता जो कि हमारे ऐतिहासिक विभूति को सब जो आक्रांता बोलते हैं, उनका माकूल जवाब दें। तो जितने भी ये बौद्धिक वर्ग है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, उसने सिर्फ आरएसएस के विरोध में, सावरकर के विरोध में या बीजेपी के विरोध में पूरा दिमाग ही उसने खाली कर दिया है। कुछ और सोचने के लिए उसके पास बचा ही नहीं। उससे यानी और भी तकलीफ है इस मुल्क को। इसलिए इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल का एक काम थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अवाम का साथ मिल रहा है, और वो जो साथ है और दिनों दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बात की खुशी भी है। तो बताया जा रहा था कि जो हमारे इतिहास में जो लोग भी बाहर से भी आए, मान लेता हूं बाहर से भी आए, और इसी मिट्टी में खप गए, इसी मिट्टी में दफन हो गए, वो हमारे इस जो है गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा हैं। ये आक्रांता बोलने वालों को ये माकूल जवाब यही है
कि जो लोग बाहर से भी आए और इसी भारत की मिट्टी में खप गए, दफन हो गए, वो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन जो आए और लूट करके चले गए, वो आक्रांता हैं, वो लुटेरा हैं, या जो कुछ भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस सिलसिले में यह भी बताना आवश्यक है कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, लूट करके चला गया, महमूद गजनी आया, लूट करके चला गया, मोहम्मद गोरी आया, लूट के चला गया, नादिर शाह आया, लूट के चला गया, अंग्रेज आए, लूट के चले गए, ये सभी आक्रांता है। लेकिन जो सल्तनत रही हमारे इस देश में, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे हमारा ये मुगल वंश हो, सभी हमारी गौरवपूर्ण जो है ऐतिहासिक विभूतियां हैं। उनके आपसी टकराव को जो पांथिक का यानी किसी पंथ का रंग दे करके इस समय जो हमारा भारतवर्ष जो कि एक संवैधानिक एंटिटी बन गया है, इसमें नफरत फैलाना, इसमें भेद में फैलाना जो है सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, सबसे बड़ा इस देश के खिलाफ गद्दारी है। वो जो राजे महाराजा थे, जो सल्तनत थी, जो रियासतें थी, जो नवाब थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के या उसके विस्तार को लेकर के आपस में वो टकराते थे। टकराने का मतलब कि युद्ध लड़ाई, और युद्ध लड़ाई में जनहानि होती ही है। उन बातों को लेकर के जो उसमें परास्त हो गए, अब उसका हिसाब किताब जो है, जब हमारा देश ये आज़ाद हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी बन गई, एक संवैधानिक जो है वो इकाई बन गई, उसमें यह नफरत फैला करके फिर तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो ऐतिहासिक विभूतियां हैं, उनको आक्रांता कहने वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। अच्छा तो होता कि और भी इतिहासकार लोग, और भी विद्वान लोग, और भी बौद्धिक वर्ग जो ये जिसके लिए भारतीय ताकत दल चिंतित है, ये चिंता अपने देशवासियों के साथ साझा कर रहा है। फिलहाल इसे YouTube के माध्यम से इसमें साथ देते हैं, लेकिन विभिन्न स्वार्थों में उन लोगों ने अपना पूरा दिमाग जो है वो खाली कर लिया है। इसी बात का दुख है। बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल के लोग अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास जब भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि वो YouTube वाले सर जो है सबके खिलाफ बोलें, कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलें, और कांग्रेस या JNPC के खिलाफ बोलें, बीजेपी के भी खिलाफ बोलें, और TMC और RJD, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, शिवसेना, अकाली, NCP इत्यादि, DMK या ADMK, TDP, इस सबके खिलाफ बोले, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं बोला। वो कैसे भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी इस देश के लिए कितना खतरनाक और कितनी गद्दार पार्टी है, और भारतीय जनता ताकत दल इनकी गद्दारी को उजागर करने से पीछे हटेगी। वो ये बहुत ही खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं। और हमारे खास करके दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन जो जिनसे ये बहुत भयंकर गलती हुई है कि इस कलंक को देश के ऊपर जो थोपा है, भारी बहुमत से उसको उसके हाथों में सत्ता देना, इसी बात को जगाएगा निश्चित। अभी तो फिलहाल YouTube के माध्यम से कर रहा है, लेकिन उनके बीच में जाएगा, उनकी मानसिकता से सवाल करेगा, और हमने सभी भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके पंजाब के और हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों को देशभक्ति का जज्बा जगाएगा और पूछेगा कि क्या हमारी मानसिकता, हमारी देशभक्ति इस कदर यानी वो प्रदूषित हो गई है, इस कदर उसमें गिरावट आ गई है कि आज हम मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के चक्कर में
इतने बड़े गद्दार और इतने बड़े देश विरोधी, भारत विरोधी को सत्ता दे रहे हैं। निश्चित है कि उनके मन में चाहे दबी हुई हो, चाहे किसी भी रूप में देशभक्ति है, उसको जगाने की आवश्यकता है। पंजाब हमारा देश पर कुर्बानी करने देश पर कुर्बानी करने का या कुर्बान होने का, फांसी को हाथ से हाथ चूमने का, उस मिट्टी का इतिहास रहा है। आज उसी मिट्टी को यह देश आह्वान कर रहा है कि अपने अपने उस इतिहास को पहचानिए। और आपको दुख होना चाहिए कि जिस गांव का वो हमारा सपूत भगत सिंह इस देश को आजाद कराने के लिए और देश को एक रखने के लिए जो है फांसी के फंदे को हाथ से हाथ चूमा, आज उसी गांव में एक ऐसी पार्टी ने शपथ लिया जिसका संबंध जो है खालिस्तानियों से साबित हुआ है, जिसका मुखिया केजरीवाल जो है वो अपने गद्दार जो कि गद्दार प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के द्वारा जो है भारत विरोधी वक्तव्य दिलाता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। जो केजरीवाल उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार जो कि इतना खतरनाक नारा लगवाया कि भारत के टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया। उसको जो है उसकी सरकार का शपथ जो है उस गांव में करवाया जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह का गांव था, खटगढ़ कला गांव। ये सब बातें सुन करके, देख करके हमारे सभी भारतीय भाई बहन, पूरे देश के लोगों को का मन कितना दुखता होगा कि कितना बड़ा कलंक जो है ये मिला है इस देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके दिल्ली और पंजाब के लोगों के द्वारा। इसका वो विचार करें, मंथन करें और ये कलंक कैसे जाए इसके प्रति गंभीर हों। तो बात चल रही थी कि ये गद्दार केजरीवाल अपने देश के दो बड़े गद्दारों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से जम्मू कश्मीर पर ये भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ये और इस तरह का वक्तव्य जो है वो हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसने कहा था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। और इसी बात को पाकिस्तान बार बार अपने देश को याद दिलाता है कि आप अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के वक्तव्य को याद करिए और उसको पूरा करिए। गद्दार नेहरू ने इस तरह का वक्तव्य जो दिया था, वो इस तरह का वक्तव्य उसने यूं ही नहीं दिया था। उसकी बराबर कोशिश ये रही कि वास्तव में वो नेहरू जो है हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार तो था ही, वो विदेशी जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो हमारे भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो कि भारत को हमेशा कमजोर रखना चाहती हैं, उसका एजेंट था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो उनका जो मंसूबा ये था भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का कि ये कश्मीर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के कब्जे वाला या पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा जम्मू कश्मीर, तो वो पश्चिमी ताकतें उसी जम्मू कश्मीर में अपना वो सामरिक या स्ट्रेटेजिक जो है अपना वो अड्डा उसमें बनाएंगे। इसी लिहाज से तो जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में बताया गया था
कि जब इसने तमाम कोशिश कर लिया जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले सौंपने का, तमाम कोशिश तमाम गद्दारियां कर ली, गद्दारियां और कोशिशें कर लिया जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने का। और कौन जम्मू कश्मीर, और इसको भी हमारे देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि कौन जम्मू कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग, अविभाज्य अंग बन चुका था, क्योंकि उसका विलय जो है अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। उस जम्मू कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के हवाले करने की बार बार साजिश को करता था। तो उसी साजिश के क्रम में एक उसकी जो है वो आखिरी ये उसकी एक साजिश थी कि कैसे जो है मैंने ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो उसने ये वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। तो ये इस तरह का वक्तव्य उसने यूं ही इस तरह का वक्तव्य वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने यूं ही नहीं दिया था। उसके मन में क्या खतरनाक मंसूबा था उसको भी जानने की आवश्यकता है। मंसूबा उसका ये था कि उसको पता था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की अधिकता है, उनकी मेजॉरिटी है, उनकी बहुलता है। तो इस मसले पर हमारे उन्हीं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और जैसा कि इस मसले को भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बार बार वो चेताया है, बताया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एक परमानेंट और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह देश विरोधी ताकतों, खास करके जीएनपीसी हो और जीएनपीसी हो, इनके झूठ और अफवाह का शिकार सबसे पहले और सबसे अधिक होते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की। तो उसी कमजोरी को भांपते हुए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। तो उसने ये वक्तव्य यूं ही अचानक नहीं दिया था, यानी उसने एट द स्पर ऑफ मोमेंट अचानक नहीं दिया था। उसके मन में साजिश क्या है, जैसा कि बताया कि उसको जानने की जरूरत है। तो वो जानता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, और या वो बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में है। तो उनको इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। क्या कमजोरी, जो अभी मैंने बताया है कि वो सबसे पहले देश विरोधी ताकतों का ये झूठ और अफवाह का शिकार सबसे अधिक हो जाते हैं। तो इसी कमजोरी के चलते वो पाकिस्तान के पक्ष में उनको बरगलाया जा सकता है, पाकिस्तान के पक्ष में उनको झुठलाया जा सकता है, उनको बहलाया और फुसलाया जा सकता है, या कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। इसी खतरनाक मंसूबे के आधार पर ही वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस तरह का वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, उसके मन में मंसूबा तो था कि इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग था, उसको पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। ये मसला तो उसकी थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाया था। तो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाया था, उसको ये गद्दार केजरीवाल ने अपने भारत के दो गद्दारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से वही बात कहलवाई जो कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में तो था, लेकिन साथ उसकी इतनी वो हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसको जो है सार्वजनिक रूप से डाइवर्स कर सके या बोल सके। तो ये दो गद्दार यानी प्रशांत भूषण और
योगेंद्र यादव ने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी 2 कदम आगे बढ़ गए और इन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी गद्दारी है केजरीवाल कर रहा है और उसको दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सिर्फ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के चक्कर में 3-3 बार जो है भारी मतों से उसको सत्ता दे रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इससे बढ़ करके कलंक क्या होगा बताइए ना। तो अब उस सारे कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है हमारे सभी भारतीय। और इस वीडियो को जैसे मैंने बताया था इन साल कम से कम 935 या 940 के आसपास वीडियो हो चुके हैं। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। ये वास्तव में एक आज़ादी की लड़ाई है, आज़ादी की जंग है, जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन तन से तो आज़ाद जरूर हो गए लेकिन मन में जो गुलामी है अभी भी पड़ी हुई है। जब तक मन की गुलामी जाएगी नहीं यह देश सच्चे रूप में आज़ाद नहीं होगा। मानसिक रूप से गुलाम ये बीजेपी वाले बना रहे हैं, मानसिक रूप से गुलाम जेएनपीसी अब तक जेएनपीसी या कांग्रेस बनाती आई है। मानसिक रूप से गुलाम ये केजरीवाल बना रहा है, कभी मुफ्त बिजली और कभी मुफ्त पानी के चक्कर में। और भी जो बिखरने करने वाली जो ताकतें हैं, जातिवाद का जो समाजवादी पार्टी के लोग एमवाई का समीकरण बनाते हैं। एमवाई का समीकरण वो देश का गद्दार जो है वो लालू प्रसाद भी करता है। घोर जो है सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाली जो देश विरोधी देश की गद्दार ममता बनर्जी भी करती है। तो ये ताकतें मैंने भारतीय समाज में भारतीय समाज में विखंडन ही पैदा नहीं करती, ये हमको आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। मानसिक रूप से गुलाम बना करके तब हमसे आपसे वोट छीन करके सत्ता हाथ आती है। इनकी साजिश को जरा आप समझिए। क्या ये जो योगी महोदय ने जो सत्ता हथियाई है, क्या ये देश के हित में है? देश को पूछना चाहिए योगी महोदय से, मोदी महोदय से और बीजेपी वालों से। 80-20 ये क्या था? ये घोर जो है हमारे भारतीय समाज को तोड़ने वाला। हालांकि उस 80-20 को ये सब लगे मैंने दूसरे ढंगों से उचित ठहराने कि भाई हम तो 80-20 ये कहते हैं कि कुछ लोग विकास में विश्वास करते हैं, कुछ लोग विकास में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उसका जो कोर इंटेंट था, जो मूल उनका मंसूबा यही था कि 80-20 करके जो 80% हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन है वो इनके पक्ष में आ जाएंगे। और आजकल वही उन्माद ये फैलाए हुए हैं। तो इनसे बढ़ करके योगी और मोदी से बढ़ करके भारतद्रोही कौन होगा बताइए ना। 80-20 की बात करते हैं, कभी जालीदार टोपी की बात करते हैं, कभी अब्बा जान भाई जान की बात करते हैं। जिसके मन में इतनी घिनौनी और इतना गिरा हुआ विचार हो वह इस समाज के लिए और इस देश के लिए कितना खतरनाक है, ये अंदाज हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को करना होगा। तो यह भी एक कलंक है। जिस प्रकार केजरीवाल कलंक है इस देश के लिए, योगी महोदय भी इस मुल्क के लिए कलंक है। जिसके मन में 80-20 पलता हो और हमारे जो सम्मानजनक संबोधन है हमारे भारतीय समाज के, जो संबोधन अब्बा जान हैं, भाई जान हैं, मम्मी जान हैं, चाचा जान हैं, उनको ये अपमानित करने की बात करते हैं। ऐसे शख्स का सत्ता में बैठना
इस देश के लिए कलंक है। गंभीरता से आप सभी लोग सोचिए, 80-20 करके और ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता दल बार बार कहता है कि इस मुल्क को भारतीय एकता की आवश्यकता है। ये नकली राष्ट्रवादी कहते हैं कि नहीं, भारतीय एकता नहीं, हिंदू एकता की बात है। कितने डेंजरस हैं, कितने डायबॉलिकल हैं इस मुल्क के लिए, और इसको समझिए। और ये भी है कि ये जितने भी बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास आते हैं, वो सिर्फ सत्ता की चिंता से ही वो ग्रसित रहते हैं कि हमारी सत्ता हमको मिल जानी चाहिए, हमने सत्ता हथिया लिया। और कभी भी देश की बात और जितनी भी बातें ये भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ देश की चिंता, आवाम की चिंता, यही दो चिंता या उसके विषय में चिंतन मंथन जो भी है भारतीय जनता दल करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है ही नहीं। हर वक्त कैसे सत्ता हथियाएं, कैसे जनता को बरगलाएं, कैसे उनमें जो है एक पांथिक उन्माद भर करके जो है सत्ता हथियाएं, हर वक्त जो है उनका ये दुष्प्रयास जो है वो चलता रहता है। तो ऐसे संगठन भी जो है इस मुल्क के लिए कलंक हैं और खतरनाक हैं। अब जो व्यक्ति कहता है कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, योगी महोदय बताए ना कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू सनातन आस्था पर आधारित राष्ट्र है, ये पंथ आधारित राष्ट्र है, या क्या यह थियोक्रेटिक स्टेट है? इसका पहले जवाब वो दे दें योगी महोदय। आप शपथ तो लेते हो एक संवैधानिक राष्ट्र भारतवर्ष का, सत्ता में बैठ करके भारत विरोधी और संविधान विरोधी बात को जो है छातितान के आप कहते हो। ऐसे लोग देश के लिए कलंक हैं। भारतीय जनता दल यही बता रहा है। तो सत्ता में बैठ जाने से वो कलंक धुलता नहीं है। हम दुर्भाग्य से और इतिहास भी बताता है कि हमारे देश की सत्ता पर देश के दुश्मन और देश के कलंक बैठे हैं। तो सत्ता मिल जाने से आपका वो कलंक जो है वो धुलता नहीं है। और झूठ भी बहुत, ये योगी झूठ भी बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। और ये उन्माद फैला है कि ये बुलडोजर लेकर के फलाने पता नहीं क्या क्या झूठा वो उन्माद माफियाओं का अंत कर दिया। योगी महोदय को ये बताना पड़ेगा देश को कि आपकी नजर में, आपके नाक के नीचे वो खूंखार माफिया रघुनाथ प्रताप सिंह आपको दिखा नहीं। यदि आपको नहीं दिखता है तो सरासर जो है, और माफियाओं का अंत तो देश के लिए, मुल्क के लिए और आवाम के लिए तो जरूरी है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसे आवश्यक अभियान में भी आप जो है पक्षपात के द्वारा, वो भी जातिगत पक्षपात आप कर रहे हैं और तमगा लूट रहे हैं कि आपने जो है वो माफियाओं का अंत कर दिया है। वो रघुनाथ प्रताप जो है वो सिर्फ जो है यानी उसको आपने खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसकी राजनीतिक पार्टी भी बनवा दिया। अब एमएलए हो गया वो। तो ये सारे खतरनाक खेल, वो भी देश विरोधी, भारत विरोधी जो है और हमारे प्रदेश के लोग इस चुनाव में ये निवेदन किया गया था कि नोटा का इस्तेमाल करिए। अब कितना नोटा का इस्तेमाल हुआ, कितना हमारे भारतीय भाई बहन इसे भारतीय जनता दल के इस निवेदन को समझे, उसका अनुसरण किए या उसका पालन किए, यह देखने का विषय है।
और हमारे जो खास करके हिंदू सनातन आस्था, देखिए इस समय हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है कि ये बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की या हिंदुओं की या सनातन की रक्षा करेगी। इस भ्रम से बाहर आ जाए। क्या ये जेएनपीसी ने इस्लाम की रक्षा की? ये हिंदू सनातन वाले भारतीय भाई बहन जरा जरा विचार करें, क्या ये जेएनपीसी इस्लाम की रक्षा इसने की? हालांकि उनसे वोट जरूर लेती रही। क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग, खास करके टीएमसी के लोग, और जो है क्या इन लोगों ने वो इस्लाम की रक्षा की है? इस्लाम पंथ को इन सबों ने कलंकित किया है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी लोग समझे कि इन जो भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे अखिलेश के रूप में हो, और चाहे यह जेएनपीसी के रूप में हो, इन सबों ने हमारे महान इस्लाम पंथ को कलंकित किया है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह का शिकार बनाया है। आज जो फैसला नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कभी जो है समाजवादियों की झोली में गिर जाते हैं, कभी जो है वो टीएमसी की झोली में गिरे हुए हैं, कभी जो है वो आरजेडी की झोली में गिरे हुए हैं, कभी जो है ये जो है ये बहुजन समाज पार्टी या मायावती, अब मायावती के मोह जाल से थोड़ा निकले तो अब वो गुस्सा रही है कि मुसलमानों ने धोखा दिया। धोखा की बात नहीं है। हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन देश विरोधी ताकतों के जाल से जितना जल्दी निकल जाएंगे, चाहे वो जेएनपीसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, निकल जाएंगे, उतना ही इस मुल्क का कल्याण होगा। तभी जो है भारतीय एकता की मुहिम को ताकत मिलेगी, और तभी योगी जैसे, हम पाखंडी नहीं, योगी जैसे जो कलंक है इस देश के लिए, मैं साफ कहता हूं, जो 80-20 करता है, जो कहता है कि हम गर्व से हम हिंदू हैं, इस देश में इस देश की संवैधानिक पदों पर वही रहेगा जो इस देश के प्रति जो है वफादार होगा, जो ये कहेगा, हालांकि उसको सार्वजनिक रूप से कहना भी नहीं है, एहसास मानना कि हम सिर्फ भारतीय हैं, वही जो है संवैधानिक पदों पर आसीन रह पाएगा। योगी महोदय, आप इस मुल्क के कलंक हैं। आपको रहने का वो अधिकार नहीं है जो आप कहते हैं कि हम गर्व से क्या हम हिंदू हैं, और आप जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये सवाल जो है गवर्नर को जो गवर्नर शपथ इनको दिलाएंगे ना, पूछे भाई, पहले पूछे कि आप अपने को गर्व से भारतीय मानते हैं या गर्व से जो है वो या गर्व से हिंदू मानते हैं? पहले ये सवाल गवर्नर महोदय जो उत्तर प्रदेश की, इनसे पूछ लें, और उसके बाद ही इनको जो है वो शपथ दिलाएं। और देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इसको देखें कि कितना ये संविधान विरोधी है या संविधान का पालन करने वाला है। ये सारी चिंताएं हैं, और इस चिंता में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन शरीक हों, और भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आगे आए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।